हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि इस चैप्टर के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर हर एक मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मतलब कि हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल हो गया या फिर आरएनए का मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, कंपाउंड जो भी है इसमें रहेगा, हम उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हर एक मॉलिक्यूल पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस का हम टर्म समझेंगे, उसके अंदर हमारा सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से हमारा डीएनए आया उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट का नाम और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे ताकि हमारा डीएनए जो है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो सके। तो अगर आपको इस सब टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको आज का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन चालू करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर का नाम है उसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। Definition: The genetic material is that substance which not only control the inheritance of trait from one generation to the next generation, but it also express its effect through the formation of function and traits. मतलब कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ हमारा ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जो सिर्फ हमारे ट्रेट को हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करे, ट्रांसफर कर सके बाय द हेल्प ऑफ किसके, फैक्टर के, जो मेंडल ने बताया था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, अब आ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जो हमारे सिर्फ कैरेक्टर को और ट्रेट को ही अगले जनरेशन में क्या करे, ट्रांसफर कर सके, बट उसके साथ कुछ और अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ हमारे वेरिएशन, कुछ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, और कुछ हमारा जेनेटिक मटेरियल कपलअप होता है हमारे दूसरे पार्टनर के जेनेटिक मटेरियल के साथ, और हमें क्या मिलता है, एक न्यू जेनेटिक मटेरियल, एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है जो कि मेरे ऑफस्प्रिंग में जाके हमारा नया वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि असली जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। जब मेंडल ने टर्म दिया था फैक्टर किसे कहते हैं, हम जो हमारा डोमिनेंट टर्म था, जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट था, वो हमारे जनरेशन बाय जनरेशन आगे जा रहा था, तो मेंडल ने उस टाइम से क्या नाम दे दिया, फैक्टर। पर जब बाद में हमारे टीएच मॉर्गन सर आए, थॉमस हंट मॉर्गन, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने आगे नाम दे दिया फैक्टर टर्म को हमारा जीन। ठीक है, जीन भी वो टर्म नहीं था कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में भेजे, कुछ ऐसा अलग सब्सटेंस का नाम था, उन्होंने ढूंढा आगे जो साइंटिस्ट ने, और उसके ऊपर रिसर्च किया कि जैसा जीन के अंदर से कौन सी चीज है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो वन जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाता है। मेंडल ने क्या नाम दे दिया था, फैक्टर बोल के मेंडल ने अपना काम खत्म कर दिया। टीएच मॉर्गन जी है, उन्होंने और रिसर्च की तो उसने इसको नाम दे दिया जीन। अब जीन के अंदर एक ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है उसको हम इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसको हम देखते हैं। In next 100 years, the nature of the putated genetic material was investigated. मतलब 100 सालों के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और जेनेटिक मटेरियल असली में ढूंढा गया। क्या था वो जेनेटिक मटेरियल, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material. मतलब कि 100 सालों बाद क्या हुआ, वहाँ पे कहते इन्वेस्टिगेशन हुआ, हमारा रिसर्च हुआ कि जीन के अंदर से कौन सा सब्सटेंस पाया जा रहा है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक ट्रेट से दूसरे ट्रेट, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के अंदर भेज रहा है हमारे ऑफस्प्रिंग में, किसके हेल्प से, हमारा डीएनए जो होता है हमारा जीन उसके अंदर पाया जाता है, जीन के पास हमारा डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए ऐसे मॉलिक्यूल है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ किया गया। अब कौन प्रूफ किया गया उसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आया हमारा, किसने प्रूफ किया, किसने इसका टर्म दिया, किसने एक्सरे फोटोग्राफ दिया। मतलब आरएनए का ही एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारा डीएनए बनाता है, पर आरएनए से ज्यादा स्टेबल हमारा डीएनए माना जाता है, एक जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रिजर्व करके रखता है हमारे कौन से सारे जीन को, सारे सीक्वेंस को, सारी इंफॉर्मेशन को, ताकि वो अगले जनरेशन में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके बाय द हेल्प ऑफ किससे, गैमेट के जरिए, कि एक गैमेट आ रहा है मम्मी से, एक आ रहा है पापा से, दोनों का फ्यूजन होकर कुछ हमारा नया जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बनेगा और वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसे। और हमारा जो डीएनए होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू आरएनए। आरएनए से ज्यादा हमारा डीएनए स्टेबल होता है और हमारे अधिकतर हमारे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर डीएनए पाया जाता है। आरएनए जो होता है हमारे अधिकतर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं पाया जाता, पर हमारे कुछ कुछ ऐसे वायरसेस है, जैसे हमारा एचआईवी वायरस हो गया, एड्स हो गया, और ये हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस है, राइनो वायरस हो गया, इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे वायरसेस के अंदर अधिकतर जो हमारा डीएनए ही हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारे कैरेक्टर, ट्रेट्स और सारे जो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं उसको ट्रांसफर करता है जनरेशन बाय जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, द डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए क्या होता है,
Every cell contain nucleus with control its morphology, physiology and heredity. डीएनए जो होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे क्या कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, और हमारे हेरिडिटी मटेरियल क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रेड्स को। सारे जो भी कैरेक्टर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकली हो गया, एनाटॉमिकली हो गया, सारे कंट्रोल करता है कौन, हमारे डीएनए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस सेल्स के अंदर। ठीक है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इट्स लेंथ वर्क बेस्ड ऑन द हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इट हैव। हमारा जो डीएनए होता है वो एक लॉन्ग पॉलीमर डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड की प्रोटीन होते हैं, एक पॉलीमर चेन बनाता है पूरा हमारा डीएनए, उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम के अंदर एक डेंसली पैक्ड हमारा क्रोमेटिन फाइबर होता है। अगर उसे मैं खोल देता हूँ क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमेटिन के अंदर हम अगर और हम उसको क्या करते हैं, और खोलते जाएंगे कंडेंस वाले को चीजों को, तो हमारा वहाँ पे डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। डीएनए के ऊपर हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन जो होता है वो प्लेस होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जो कि हमारे ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटी मटेरियल को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। हमारा जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसके बेसिस पे हमारे जो डीएनए का लेंथ होता है वो डिसाइड होता है। मतलब कि हर एक डीएनए के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, उसके बेसिस पे हमारा जो डीएनए का लेंथ होता है वो वहाँ पे डिसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए, उसको देखते हैं। बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिससे मिलकर उसको जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा बनता है। ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। बेस पेयर को हम शॉर्ट में जेनेटिक्स के टर्म में क्या लिखते हैं, बीपी लिखते हैं। ठीक है। जो हमारा ह्यूमन का डीएनए होता है वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर का क्या होता है, लेंथ में होता है। सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे क्या होते हैं, डीएनए, एक हैप्लॉइड ह्यूमन सेल के डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा एर्शेशिया कोलाई, जिसको हम कहते हैं ई कोलाई, उसके अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे मिलकर उनका पूरा डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर जो चेन होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल के अंदर आएगा, आरएनए, डीएनए, उससे मिलकर हमारा क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमर चेन बना होता है तीनों का। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, पॉलीमर और न्यूक्लियोटाइड का मिला के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारा चेन बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पे हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इसको कैसे याद करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब होता है 3 मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई 3 चीजें यहाँ पे कंपोनेंट होगी जिससे हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है 2, साइड मतलब 2, हमारा 2 चीजों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है, 3 चीजों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है हमारा 3 टाइप का कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड आ जाएगा हमारा पेंटोज शुगर, तीसरा आ जाएगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस के अंदर हमारे 2 बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिमिडीन, दूसरे को हम कहते हैं प्यूरिन। ठीक है। प्यूरिन के अंडर आते हैं हमारे एडिनोसाइनिन, जिसको हम कहते हैं एडिनिन, दूसरा आता है हमारा ग्वानोसाइनिन, जिसको हम कहते हैं ग्वानिन। पिरामिडिन के अंदर हमारे 2 सब्सटेंस आते हैं, एक को हम कहेंगे साइटोसिन, दूसरे को हम कहेंगे थायमिन। आरएनए के अंदर क्या होता है, हमारा साइटोसिन तो यहाँ प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। ठीक है। पर थायमिन की जगह पे हमारे आरएनए के अंदर हमारे यहाँ पे यूरेसिल जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है। यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थायमिन इन आरएनए, मतलब कि हमारे थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है हमारे पिरामिडिन बेस के अंदर, किसमें, हमारे आरएनए के अंदर, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है दूसरा वाला। ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए है, जो कि मिलकर बना है हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आरएनए से। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ हमारे आरएनए के अंदर, जिससे हमारा क्या बन गया, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन गया। दूसरा आता है हमारा पेंटोज शुगर, जो कि न्यूक्लियोटाइड का क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अंदर हमारे 2 शुगर प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा डिऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा आ जाएगा हमारा राइबोज शुगर। ठीक है। अगर हम पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन करते, एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 बेस पेयर न्यूक्लियोसाइड जो है वो बन जाता है। साइड का मतलब होता है 2। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडिनिन और डिऑक्सीराइबोज को मिला देते तो क्या बनता है हमारा, डिऑक्सी एडिनोसाइनिन। ग्वानिन को मिक्स करते हैं हमारे डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, तो क्या बनता है हमारा, डिऑक्सी ग्वानोसाइनिन। साइटोसिन को मिक्स करते क्या बनेगा, डिऑक्सीसाइटोसाइनिन। थायमिन को करेंगे डिऑक्सीथाइमोसाइनिन। ठीक है। वैसे आरएनए का भी यहाँ पे बनता है राइबो एडिनोसाइनिन। ठीक है। राइबो ग्वानोसाइनिन, राइबोसाइटोसाइनिन, राइबो यूरेसोसाइनिन। ठीक है। यहाँ पे हमारे चारों टर्म बन गए, आपको समझ आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, पेंटोज शुगर के अंदर हमारे 2 शुगर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिऑक्सीराइबोज शुगर जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर जो हमारे आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस है, वो हमारे पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर और डिऑक्सीराइबोज शुगर
के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसके पहले, एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। पिरामिडिन से अगर एग्जांपल लेते थायमिन का अगर हम डीऑक्सीराइबोज मतलब डीऑक्सीराइबोज जो हमारा डीएनए का शुगर है, जिससे मिलकर हमारा डीएनए बना हुआ है पॉलीमर प्रोटीन से, उसको अगर हम थायमिन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा सब्सटेंस, यहाँ बनेगा हमारा डीऑक्सीथाइमोसाइनिन। अगर हम आरएनए को साइटोसिन के साथ जोड़ते तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, राइबोसाइटोसाइनिन। ठीक है, राइबो एडिनोसाइनिन, राइबो ग्वानोसाइनिन, राइबो यूरेसोसाइनिन। ठीक है, ये राइबोस शुगर की होगा जो कि हमारे आरएनए के प्रोटीन है। इतना आपको क्लियर हो कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है। क्लियर, जो हमारा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल हमारे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर्स को एक साथ बाइंड करके रखता है उस टर्म को हम कहते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण हमारे जो शुगर प्रोटीन्स है वो भी एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं हमारे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप के अंदर क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप और हमारा न्यूक्लियोसाइड, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड था ना, ये दो प्रोटीन से मिलकर बना था, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसके साथ जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, उस टाइम को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो वहां पे बना लेता है और हमारे न्यूक्लियोटाइड को और स्ट्रांगली क्या करता है, बाइंड करने में मदद करता है, ताकि वो एक लॉन्ग चेन बना सके पॉलीमर्स की और उससे हमारा डीएनए क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और थोड़ा डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए क्या होता है और इसे कौन कौन से हमारे सीरियंट फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। जो हमारा बैकबोन होता है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो फॉर्म होता है हमारे शुगर और फॉस्फेट के जरिए। ठीक है, हमारा डीएनए का जो मतलब मेन स्ट्रक्चर होता है, उसकी बैकबोन मतलब पीछे की तरफ से मतलब पूरा जो उसको कंट्रोल करता है हमारे डीएनए को, वो मिलकर बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल फॉस्फेट और शुगर के हेल्प से। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद डीएनए इज अ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये जो मैंने रेड में अलग से लिखे उसको आप याद रखिएगा, कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप इनके नाम बताइए और इनके सन कौन से थे, कब इनकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बारे में आप जानेंगे। उसको आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ओके, डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? इट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिशर इन 1869। जो हमारा फर्स्ट हमारा डीएनए जो है वो किसने ढूंढा था, हमारे साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने। कब? 1869 के अंदर। और उन्होंने इन्हें नाम दिया क्या, न्यूक्लिन। तब डीएनए का नाम उन्हें पता ही नहीं था कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, पर उस टाइम पर उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। ठीक है, तो डीएनए का पहले हमारा क्या था, यहाँ पे एसिडिक नेचर का हमारा डीएनए था। किसने खोजा फर्स्ट टाइम, किसने आइडेंटिफाई किया हमारे डीएनए को, फ्रेडरिक मिशर ने। कब किया? 1869 में किया। कब किया? 1869 में किया और उन्हें नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय मॉरिस विल्कन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। मतलब कि विल्कन्स एंड फ्रैंकलिन ने फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफ दिया हमारे डीएनए स्ट्रक्चर का, कि शायद हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, नेसी उन्होंने क्या किया, एक्सरे फोटोग्राफ को प्रपोज किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट और आए, इसका नाम था हमारा इन 1953 डेट फेमस साइंटिस्ट वॉर जॉन्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स। Based on the X-ray differentiation data produced by Wilkins and Franklin, proposed a very simple but famous double helix structure model of the DNA। मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो इनकी एक्सरे फोटोग्राफ दी थी ना हमारे किसने, फ्रैंकलिन और हमारे विल्कन्स ने, उसको चोरी कर लिया, स्टोल कर लिया और हमारे 1953 के अंदर इसी का जो हमारा स्ट्रक्चर था एक्सरे फोटोग्राफ के बेसिस पे उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो हमारा राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का, उस स्ट्रक्चर को क्या किया, प्रपोज किया गया। किसने? 1953 में हमारे साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, बेस्ड ऑन द एक्सरे फोटोग्राफ जो कि दी थी हमारे विल्कन्स एंड फ्रैंकलिन ने, उनके बेसिस के एक्सरे फोटोग्राफ के ऊपर उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है मॉडल यहाँ पे प्रपोज किया और उन्हें क्या किया गया, यहाँ पे नोबेल प्राइजेस क्या किया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उन्होंने चोरी करके, मतलब हमारे फ्रैंकलिन साहब का और विल्कन साहब का जो इन्होंने एक्सरे फोटोग्राफ दिया था उसको चोरी करके उसकी हुबहू कॉपी के बेसिस के ऊपर इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था। ठीक है, कहाँ इन्होंने किया, पुरस्कार इनको मिला, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, द रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म was proposed by एरविन चारग्राफ। यहाँ तक सबको पता चल गया कि हमारा डीएनए जो है वो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, पर कुछ हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, कोई हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, कोई एक्वेटिक होते हैं। सबके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल सेम क्वांटिटी में नहीं पाया जाता ना, सबके अंदर अलग अलग क्वांटिटी में डीएनए जो है वो पाया जाता है।
तो उसी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे हमारे एरविन चारग्राफ ने, उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर एक फॉर्मूला बना दिया ताकि हम इससे पता लगा सके कि डीएनए कौन से पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बेसिस के ऊपर हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना परसेंट जो डीएनए है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कितने लेंथ में प्रेजेंट होता है, ये सब हमारे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। द रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म was proposed by Erwin Chargaff. He proposed that the Chargaff rule was differentiate between the organism, कि हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म कौन से है और हमारे हायर ऑर्गेनिज्म कौन से है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे, और जो फॉर्मूला है सिर्फ एप्लीकेबल है हमारे किसके लिए, डीएनए के लिए। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर डीएनए मॉलिक्यूल्स ओनली, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको लेक्चर में बताया कि डीएनए ही जो था हमारे मोस्ट स्टेबल हमारे जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा था हमारी आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम भी हमारे जो आरएनए ही था वो हमारे वायरसेस के रूप में सबसे ज्यादा प्रेजेंट हुआ हमारे ऑर्गेनिज्म में, पर जो हमारा डीएनए था वो उससे ज्यादा स्टेबल था, उससे ज्यादा रेप्लिकेशन शो कर सकता था, उसके अंदर पावर थी कि वो सारे जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में भेज सकता है। पर आरएनए जो था सिर्फ हमारे वायरसेस में और कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट था। तो आरएनए को हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे डीएनए के लिए ही ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोनों हमारा प्यूरिन और पिरामिडिन, जो कि हमारे नाइट्रोजनस बेस थे हमारे, जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ा। तो एडेनिन के साथ हमें जो थाइमिन जो रहता है वो बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जो रहता है यहाँ पे बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन का बॉन्ड है और एक और प्यूरिन और एक पिरामिडिन का बॉन्ड है हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। इनके क्या होता है, इससे पूरे बॉन्ड बना के हमारा पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है चेन के रूप में फॉर्म करता है, और इससे हमारा डीएनए जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल्स टू कांस्टेंट और इक्वल्स टू 1। इसकी बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं हमारे कितने लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और कितने हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा डीएनए जो है वो कंपोजिशन पाया जाता है। इसका हम नेक्स्ट इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के वो प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता हूँ। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। एडेनिन इज इक्वल्स टू 30%, देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ साइटोसिन इन अ डीएनए। मतलब कि हमारा साइटोसिन जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट है उसको हमें निकालना है। हमें यहाँ पे एडेनिन की वैल्यू सिर्फ दी गई है, तो देखते हैं हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एडेनिन हमारा क्या फॉर्मूला होता है हमारा चारग्राफ रूल का। तो हमारा चारग्राफ रूल क्या बोलता है, एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये आ जाएंगे हमारे दोनों। एडेनिन और ग्वानिन आ जाएंगे हमारे किसमें, प्यूरिन बेस में। थाइमिन और साइटोसिन आ जाएंगे हमारे पिरामिडिन बेस पे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, और कांस्टेंट इक्वल्स टू 1। तो जब इसको अगले स्टेप में जाएंगे तो क्या देखेंगे हम, 30% यहाँ पे हमारा एडेनिन दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30% एडेनिन में आ जाएगा अपॉन। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखने की, जितना यहाँ पे हमारा एडेनिन जो है कंपोजिशन में रहेगा डीएनए के, उतना ही हमारे यहाँ पे थाइमिन भी रहेगा कंपोजिशन डीएनए के। जितना ग्वानिन कंपोजिशन में रहेगा उतना साइटोसिन कंपोजिशन में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। जब यहाँ पे हमारा 30% एडेनिन दिया हुआ है तो 30% थाइमिन भी यहाँ प्रेजेंट होगा डीएनए में। 30% हमारा क्या आ गया, एडेनिन, और 30% आ गया हमारा थाइमिन। यहाँ तक आप क्लियर है। अब आपको ये बात पता होगी कि हर एक कंपोजिशन एक मॉलिक्यूल के अंदर 100% जब तक वो कंपोजिशन पूरा ना हो तब तक वो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉलीमर का नहीं बनेगा। तो 30 + 30 यहाँ पे आ जाएगा 60%। हमें टोटल कितना चाहिए यहाँ पे, 100% पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए, तभी हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, पॉलीमर प्रोटीन बनेगा। तो 30 + 30 हो जाएगा हमारा 60 हट गया। अब जब हम 100 में 60 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो 40 को हमें यहाँ पे दोनों में बांटना है, ग्वानिन ने बांटना है और साइटोसिन में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40 को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 20 आएगा दोनों में। तो उसको लिखते हैं हम, 20 आ जाएगा हमारा ग्वानिन, 20 आ जाएगा हमारा साइटोसिन इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइटोसिन निकालना था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो ये आ जाएगा हमारा साइटोसिन। तो आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा साइटोसिन। कितना आ जाएगा हमारा, 20% साइटोसिन आ जाएगा कंपोजिशन हमारे डीएनए के अंदर इस क्वेश्चन के हिसाब से। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ग्वानिन इज 25%, देन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ थाइमिन। हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा था, साइटोसिन पूछ रहा था हमें एडेनिन देके, यहाँ पे पूछ रहा है हमें ग्वानिन देके, हमें पूछ रहा है थाइमिन के बारे में। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, चारग्राफ रूल का फॉर्मूला, A + T अपॉन G + C इक्वल्स टू कांस्टेंट 1। इसको फॉर्मूला में जितनी हमारी वैल्यू यहाँ पे दी इसको पुट करके देखते क्या आता है। तो हमारा एडेनिन और थाइमिन के ऊपर अभी छोड़ देते हैं, ग्वानिन दिया हमारा 25%। ठीक है, 25% हमारा ग्वानिन आ गया,
मैंने आपको क्या कहा था इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि जितना हमारा ग्वानिन रहेगा उतना साइटोसिन रहेगा, जितना हमारा थायमिन रहेगा उतना हमारा एडेनिन रहेगा। हमको यहाँ पे पूरा कंपोजिशन कितना का बनाना है, हमें यहाँ पे 100 का बनाना है, ताकि जो कांस्टेंट हो वो हमारे 1 = 1 के हिसाब से आ जाए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर यहाँ पे 25% हमारा क्या है, ग्वानिन है, तो 25% हमारा साइटोसिन भी आ जाएगा। तो 25 कितना हुआ यहाँ पे हमारा 50% हो गया। तो ऊपर भी हमें 50 लाना पड़ेगा ताकि दोनों बैलेंस रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हमारा 25% आ जाएगा एडेनिन और 25% आ जाएगा हमारा थायमिन इक्वल्स टू 1। हमें कितना आ गया यहाँ पे 25%, तो ये आ जाएगा हमारा 25% आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा कि चारगाफ रूल का हम इस क्वेश्चन को सॉल्विंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या होगा, थायमिन इज 17%, हमारा 17% थायमिन प्रेजेंट है। देन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ साइटोसिन। यहाँ पे आपको थायमिन देके साइटोसिन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सीलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर कौन कौन से हमारे सीलिएंट फीचर्स आते हैं, खास फीचर्स आते हैं, उसको देखेंगे हम। 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इट मींस 1 चेन हैव 5' to 3' पोलैरिटी एंड द सेकंड चेन हैज अ 3' to 5' पोलैरिटी। हमारा जो डीएनए होता है, हमारे 2 पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होते हैं, उसके अंदर स्ट्रैंड पाए जाते हैं, उनसे मिलकर हमारा जो डीएनए होता है यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। एक जो हमारा स्ट्रैंड आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3' से 5' वाला, दूसरा आ जाएगा हमारा 5' to 3' वाला। ये दोनों स्ट्रैंड से मिलकर हमारे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से मिलकर हमारा डीएनए जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। दूसरा पॉइंट, बेसेस इन द 2 स्ट्रैंडेड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी हमारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, सबके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कंबाइन होते हैं। लेट एग्जांपल, एडेनिन के साथ थायमिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए हमारे डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस बनाता है और ज्वाइंट होता है। ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या होता है, साइटोसिन से ज्वाइन होता है, यहाँ पे फॉर्म करता है। मतलब कि एडेनिन के और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिससे हमारा मॉलिक्यूल जो है डीएनए का वो फॉर्म होता है। इस पूरे प्रोसेस से हमारा क्या होता है, डीएनए यहाँ पे बनता है। यहाँ तक आपको क्लियर है डीएनए का स्ट्रक्चर। उसका देखते हैं डीएनए के अंदर कौन कौन से कितने कितने लेंथ में पाया जाता है। 2 चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, मतलब कि डीएनए जो होता है हमेशा राइट साइड से क्या होगा, टर्न लेके राइट हैंडेड फैशन में हमारा डीएनए सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। द पिच ऑफ अ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, मतलब कि जहां से डीएनए जो है वो टर्न लेता है, उस टर्म को हम कहते हैं पिच। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों का बीच का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सारे बेस पेयर पाए जाते हैं, एक टर्न से पहले और दूसरे टर्न के बाद, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिच। तो उसका हमारा लेंथ कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का हमारा लेंथ होता है 1 बिलियनथ मीटर, मतलब कि 10⁻⁹ नैनोमीटर का हमारा 1 नैनोमीटर का लेंथ होता है। तो यहाँ पे कितना है, 3.4 नैनोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे एक पूरे पिच का, ओके। देयर आर रफली अप्रॉक्स 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, मतलब कि हमारा जो एक टर्न है, यहाँ पे एक पिच है, उसके अंदर बेसिकली रफली अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, तो 10 बेस पेयर का हमारे यहाँ पे क्या होता है, पिच बना होता है अगले टर्न से पहले, ठीक है। 10 बेस पेयर का डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे पिच का कितना डिस्टेंस होता है, 3.4 नैनोमीटर। जैसे ही वो टर्न लेगा, उसके पहले जो हमारे 10 बेस पेयर होते हैं उसके अंदर पाए जाएंगे। मतलब टोटल 10 बेस पेयर हर एक टर्न के अंदर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, कुछ के अंदर 9 भी होते हैं, पर हम लोग लेके चलते हैं 10 बेस पेयर। हर एक 10 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, हमारे 2 बेस पेयर के बीच में, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा कितना था, पिच का लेंथ 3.4 नैनोमीटर का था। 10 बेस पेयर हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं हर एक पिच के अंदर। तो 3.4 को हम डिवाइड कर देंगे 10 बेस पेयर से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.34 नैनोमीटर का हमारा डिस्टेंस होता है 2 हमारे कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ डीएनए इज 80 डिग्री सेल्सियस नोन एज डीनेचुरेशन, मतलब कि हमारा जो डीएनए है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। मतलब उसका जो पूरा नेचर है, डीएनए के अंदर जितने प्रोटीन है वो सारे खराब हो जाते हैं। पर उसके बाद आफ्टर कूलिंग द डीएनए इट अगेन रीफॉर्म एंड फॉर्म एज रीनेचुरेशन। जो हमारा डीएनए है, अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ देर बाद क्या करेगा, वो रिफॉर्म्ड हो जाएगा अपने आप कूल होके, और एक नया डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेगा। जैसा वो पहले था वैसी बाद नहीं बन जाएगा। यहाँ पे डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट बस आपको याद रखना है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए जो है वो मेल्ट हो जाता है और कूल ऑटोमेटिकली वो अपने आप रिफॉर्म होकर नया अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको सबसे पहले स्टडी किसने किया था, हमारे स्टडीड बाय जे मर्मर साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टडीज किया था हमारा मेल्टिंग पॉइंट डीएनए क्या होता है। यहाँ तक आपको याद रखना है कि जे मर्मर नाम के साइंटिस्ट ने
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ये उसने क्या किया था, बताया था, प्रपोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था, सेंट्रल डोग्मा का टर्म दिया था कि उन्होंने बताया था कैसे डीएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, उस टर्म को हम कहेंगे यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा। ओके, डीएनए से जब डीएनए वापस बनता है तो उस टर्म को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ रेप्लिका हो रहा है, कुछ फोटोकॉपी हो रहा है, डीएनए अपने मटेरियल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है जेनेटिक मटेरियल को, उस टर्म को हम कहेंगे रेप्लिकेशन, जहां पे हमारा डीएनए से क्या बन रहा है, वापस डीएनए बन रहा है। ठीक है, जब ये हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो डीएनए है वो एमआरएनए में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस टर्म को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, कि जैसे हमारा जब डीएनए है वो एमआरएनए में कैसे ट्रांसक्राइब हो रहा है, उस टर्म को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, ये सब के बारे में हम आगे लेक्चर में क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे, कैसे हमारा रेप्लिकेशन होता है, कैसे हमारा ट्रांसलेशन होता है, कैसे जो एमआरएनए है उसके कोड के हिसाब से हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे डीएनए से हमारा एमआरएनए बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और कैसे हमारा डीएनए से डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। इसके अंदर एक और हमारी कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे पाई जाती है, जब हमारा करेक्ट सीक्वेंस डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का है, पर कभी यहाँ पे क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से फिर हमारा प्रोटीन बनता है, जो कि हेल्प करता है उसमें एंजाइम, उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसी चैप्टर के अंदर हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो कैसे आरएनए से डीएनए और डीएनए से फिर हमारा प्रोटीन बनाता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, देखेंगे हम हमारे सेल के अंदर कैसे हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, कैसे उसका जो हेलिक्स है वो हमारे सेल के अंदर पैक होता है, उसको हम देखें हम। द लेंथ ऑफ अ डीएनए इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज, जो हमारा लेंथ होता है हमारे ह्यूमन सेल का, उस कितनी लेंथ होती है हमारे डीएनए की हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर, उसको हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला जो होता है उसका वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 0.34 इंटू 10⁻�9 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो हमारा टोटल बेस पेयर होता है हमारे ह्यूमन मैमेलियन सेल्स का, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2.2 मीटर का हमारा डिस्टेंस जो आएगा, लेंथ आएगा हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का, जो कि हमारे एक मैमेलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद डीएनए हमारा जो होता है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्या कहते हैं डेफिनेशन, उसको देखते हैं। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन विद पॉजिटिवली चार्ज इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड इन प्रोकैरियोट। जो हमारा डीएनए होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है किसके अंदर, हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। दूसरा, उसके बाद हमारे सम प्रोटीन होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे आ जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन और हमारे डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारा नेगेटिवली चार्ज का होता है, दोनों मिलकर हमारे सेल को क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, और वो हमारा सेल जो होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसी टर्म को हम कहेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोइड। जो हमारे फ्रेंडिस मिस्टर ने बताया था कि हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियन नाम बताया था उस टाइम उन्होंने जब जेनेटिक मटेरियल खोजा नहीं गया था। उसी टर्म को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया न्यूक्लियन की जगह न्यूक्लियोइड की टर्म में, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, कुछ मॉलिक्यूल के साथ मिलकर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे सेल को वो न्यूट्रल बना देता है। दूसरा, इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए इज अ सर्कुलर विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो डीएनए होता है हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर, और उसके अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है। थर्ड, इन यूकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स और जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे यूकैरियोट्स आते हैं, उसके अंदर जो हमारा बेसिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है हिस्टोन, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज का नेचर का होता है। ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। लाइसिन एंड अर्जिनिन हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जिससे मिलकर हमारा पूरा का पूरा हिस्टोन मॉलिक्यूल क्या होता है, बना होता है। ओके, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है हमारा हिस्टोन का, वो हमारा 8 मॉलिक्यूल के हिस्टोन से मिलकर बनता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसके बारे में हम नेक्स्ट और बात करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हो। और आगे हम बात करते हैं, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो हमारा क्या करता है, रैप करता है हमारे हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि 8 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, बना होता है हमारा मॉलिक्यूल। उसके साथ क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर के साथ वो बाइंड होता है और बनाता है कंबाइंड
मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि यहाँ पे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। वो क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है हमारे न्यूक्लियस के साथ, जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके साथ बाइंड होकर हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देंगे। और उस हमारे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, जो कि हमारे डीएनए के साथ प्रेजेंट होगा, हमारे किसके अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। हर एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास हमारा 200 बेस पेयर का क्या होता है, डीएनए का हेलिक्स होता है, ताकि पूरा 200 बेस पेयर के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पाए जाएंगे। रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। जो हमारा रिपीटिंग यूनिट कराएंगे हम न्यूक्लियोसोम के ऊपर, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद न्यूक्लियोसोम, ऐसे पूरा बाइंड बनाएंगे पूरा एक रैप की तरह, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन फाइबर से मिलकर बना, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। मतलब कि जो हमारा क्रोमैटिन है हमारे न्यूक्लियोसोम के अंदर बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा कि जहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं वो हमारे क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और जहाँ पे पूरे एकदम धागे तरीके दिख रहा है उसको हम कहेंगे बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। मतलब कि वो क्या है, हमारा क्रोमैटिन फाइबर, जिससे मिलकर हमारा पूरा ये रैप है डीएनए, वो एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे कपला, मतलब एक साथ क्या है, ज्वाइंट हुआ है अलग अलग तरीके से। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। मतलब कि जो बीड्स ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हमारे क्रोमैटिन का, वो फर्दर क्या होगा, कंडेंस होगा, पैक होगा, और यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। मतलब जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पे बने हुए हैं वो हमारे फर्दर क्या होंगे, कॉइल्ड होंगे, मतलब रैप होंगे एक के अंदर एक साथ पास पास आएंगे, जुड़ेंगे, पूरे कंडेंस होंगे मेटाफेज स्टेज के अंदर। और यहाँ पे फिर सेल डिवीजन फॉर्म होगा। सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, वो पूरे कंडेंस हमारे क्रोमैटिन फाइबर एक साथ पूरे जुड़ जाएंगे हमारे किसमें, रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर में, और फॉर्मेशन कर लेंगे हमारे क्रोमोसोम्स का, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर। हमारा क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमोसोम से बनता है हमारा क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर को और थोड़ा करते तो बन जाता है हमारा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को और थोड़ा खोलते हमारा बनता है क्रोमैटिड, क्रोमैटिड को और थोड़ा खोलते हमारे यहाँ पे डीएनए बन जाता है, और डीएनए के अंदर हमने जीन की बात की थी। वैसे ही यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि हम इस चैप्टर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, कैसे डीएनए बनता है, क्या होता है बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड, सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया ये बात, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड फ्रॉम क्रोमैटिन फाइबर। जिसमें बीड्स ऑफ स्ट्रिंग सारे खुले आपको धागे की तरह दिख रहे हैं एक बंडल के साथ साथ, उस बंडल में क्या होगा, ये और टेंसली क्या होगा, बाइंड होगा। तो ये बाइंड होने के साथ साथ क्या होगा, ये बाइंड होने का एक शेप ले लेगा, इसको हम कहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर बोलेंगे। क्रोमैटिन फाइबर हमारा क्या होगा, मेटाफेज स्टेज में जाएगा सेल डिवीजन के, जो कि सेकंड स्टेज होता है मेटाफेज। तो मतलब कि आगे मेटाफेज स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। क्रोमोसोम कैसा दिखता है हमारा, इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है। मतलब कि पूरे क्रोमैटिन फाइबर क्रोमैटिन के जरिए क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस होता है, जिससे हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्रोमैटिन विद एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इज कॉल्ड एज एनएचसी। जो हमारा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है हमारे किसके साथ, क्रोमैटिन के साथ, वो एक एडिशनल प्रोटीन होता है, इसके कारण हमारा जो क्रोमैटिन होता है वो और ज्यादा एक्टिवली और इनएक्टिवली यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। दो टाइप के हमारे यहाँ पे क्रोमैटिन आते हैं, एक को हम कहते हैं यूरोक्रोमैटिन, दूसरा हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। उसके बारे में देखते हैं। लूजली पैक्ड क्रोमैटिन क्या होता है, विद लाइट स्टेन इज अ यूरोक्रोमैटिन। एक्टिव क्रोमैटिन मतलब कि जो हमारा लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है हमारा लाइट स्टेन बैंड्स के साथ, उसको हम कहते हैं यूरोक्रोमैटिन, जो कि हमारा क्या होता है, एक्टिव इन नेचर होता है, एक्टिव क्रोमैटिन यहाँ पे पाया जाता है। सी हमारा क्रोमोसोम, एग्जांपल के तौर पे क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन फाइबर क्या होगा, किससे मिलकर बना है, हमारे क्रोमैटिन से। तो क्रोमैटिन अगर हमारा लूजली क्या है, कंबाइन है हमारे क्रोमोसोम के अंदर, तो उस टर्म को हम कहेंगे यूरोक्रोमैटिन, जो कि एक्टिवली नेचर का क्रोमैटिन होगा, लाइट उसके अंदर बैंड होंगे और वो लूजली हमारा पैक्ड रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन, जो कि क्या होता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर और शेप होता है हमारे क्रोमोसोम्स का। वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे डार्क बैंड के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। डार्क स्टेन उनका होता है, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। बट इसमें यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे माइनस पॉइंट, यहाँ पे हमारे ये इनएक्टिव पाए जाते हैं। इनएक्टिव क्रोमैटिन इसके उत्तर होते हैं। ये क्रोमोसोम काम तो करेंगे पर इससे बेहतर नहीं कर सकते, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो हमारा यूरोक्रोमैटिन होता है वो यहाँ पे हमारा एक्टिव क्रोमैटिन पाया जाता है, क्योंकि एक्टिवली हमारे ख्याल से सारे सेल साइकिल के सारे हमारे डिवीजन जो है,
सेल के सारे फंक्शन फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल सारे परफॉर्म करता है। जितना हमारा हेटेरोक्रोमेटिन नहीं करता परफॉर्म, उतना हमारा यूरोक्रोमेटिन यहाँ पे काम करता है क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे होता है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कंप्लीट। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसके बारे में आज मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, उससे रिलेटेड उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या होता है? फर्स्ट इज एसिडिक, सेकंड इज न्यूट्रल, थर्ड इज बेसिक एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। Question number 2, which amino acid is present in histone protein? Tyrosine, leucine, second is lysine and arginine, third is histamine and methionine, fourth is valine and arginine. Third question is pitch of the helix in a DNA. DNA का जो pitch था जब वो टर्न हो रहा था उस टाइम पे उसकी pitch की क्या लेंथ होती है? 3.4 नैनोमीटर, सेकेंड 0.034 नैनोमीटर, थर्ड इज 0.34 नैनोमीटर एंड फोर्थ इज 3.48 नैनोमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन अ प्यूरिन। इसमें से कौन सा जो है हमारा प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस में आता है? फर्स्ट इज साइटोसिन, सेकंड इज यूरासिल, थर्ड इज थाइमिन एंड फोर्थ इज एडेनिन। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देके जाएंगे और इसके आंसर जो मैं आपको अगले लेक्चर में रिवील कर दूंगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।